आज का ये सत्र बहुत खास होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हम बिल्कुल सीधे और तथ्यात्मक तरीके से भारतीय न्याय प्रणाली के बदलते हुए स्वरूप को डिकोड कर रहे हैं। मतलब आज का हमारा मिशन है सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 हालिया और बहुत ही अहम फैसलों का गहराई से विश्लेषण करना। और ये सिर्फ कोई रूटीन केस लॉ नहीं है। सही कहा, ये फैसले आधुनिक न्याय प्रणाली के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों साक्ष्य, समानता, अभिव्यक्ति और जवाबदेही को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर रहे हैं। और इन चारों स्तंभों को समझना एक कानूनी पेशेवर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, कानून सिर्फ बेयर एक्ट्स की छपी हुई किताबों में तो जीवित नहीं रहता ना। बिल्कुल नहीं। अदालत के कमरों में जजों की सोच कैसे बदल रही है, समाज की नई वास्तविकताओं को कानूनी सांचे में कैसे ढाला जा रहा है, असली वकालत वहीं से शुरू होती है। तो इसी बात पर चलिए हम अपने पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे बुनियादी नियम साक्ष्य यानी एविडेंस। हाँ, राजेंद्र कुमार बनाम सीबीआई का मामला ये क्रिमिनल लॉ की बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। अगर हम इसके तथ्यों पर जाएं तो ये एक बहुत लंबी टाइमलाइन दिखाता है। साल 1994 की बात है। दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, जिसे हम डेसू कहते थे, वहां का एक जूनियर क्लर्क था जिस पर 500 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। जी, आरोप था कि उसने बिजली बिल ठीक करने के लिए रिश्वत मांगी। 8 अगस्त 1994 को एक ट्रैप लगाया गया। अभियोजन पक्ष की कहानी थी कि शिकायतकर्ता ने ऑफिस के बाहर एक पान वाले को पैसे दिए और उस पान वाले ने वो पैसे आरोपी क्लर्क को दे दिए। और इसी आधार पर निचली अदालत ने 2003 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 13 के तहत उस क्लर्क को दोषी भी ठहरा दिया था। हाँ, लेकिन जब अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में गई जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा की बेंच के सामने, तो ये दोष सिद्धि पूरी तरह रद्द कर दी गई। ऐसा क्या हुआ था इस मामले में? देखिए, दोष सिद्धि रद्द होने का जो मुख्य कारण था वो था गवाह का अपनी ही बात से मुकर जाना, जिसे हम कोर्ट की भाषा में गवाह का हॉस्टाइल हो जाना कहते हैं। दरअसल हुआ क्या कि शिकायतकर्ता एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान तो अभियोजन पक्ष के साथ पूरी तरह खड़ा था, लेकिन जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा का समय आया वो मुकर गया। अरे बाप रे! उसने अदालत में साफ साफ कह दिया कि रिश्वत की मांग इस अपीलकर्ता ने नहीं बल्कि राजकुमार नाम के किसी दूसरे व्यक्ति ने की थी। तो उच्च न्यायालय ने इसी बिंदु को पकड़ा। हाँ, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में केवल अवैध पैसे की रिकवरी हो जाना दोष सिद्धि के लिए काफी नहीं है। रिश्वत की मांग यानी डिमांड और उसकी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस दोनों का संदेह से परे साबित होना अनिवार्य है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब इसे अगर हम थोड़ा गहराई में जाके एक गणितीय समीकरण की तरह देखें तो मान लेते हैं कि एक्स वो रिश्वत का पैसा है। बिल्कुल। पुलिस को एक्स मिल गया, रिकवरी हो गई, लेकिन अदालत कह रही है कि केवल एक्स का मिलना बेकार है जब तक मांग प्लस स्वीकृति का पूरा फॉर्मूला साबित ना हो। बहुत सटीक उदाहरण है ये, क्योंकि अगर मांग साबित नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति किसी से दुश्मनी निकालने के लिए उसकी जेब में पैसे रख सकता है। सही बात है, झूठे केस में फंसाना तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, अदालत ने इसमें एक और बड़ी खामी निकाली थी। ट्रैप के दौरान एक तीसरा अज्ञात व्यक्ति भी वहां मौजूद था। अच्छा, उसे पकड़ा नहीं गया? पकड़ा गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उसे कभी गवाह के रूप में पेश ही नहीं किया। पर यहाँ मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। सीबीआई जैसी इतनी बड़ी जांच एजेंसियां दशकों पुराने मामलों में भी ऐसी बुनियादी गलतियां क्यों करती हैं? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। इसके पीछे पूरा एक सिस्टमैटिक कारण है। सबसे पहले तो आप समय का अंतराल देखिए। 1994 की घटना, 2003 में सजा और अब जाकर हाईकोर्ट का फैसला। 3 दशक का समय तो बहुत लंबा होता है। बिल्कुल। इतने लंबे समय में गवाहों की याददाश्त धुंधली हो जाती है, स्वतंत्र गवाह शहर छोड़ देते हैं या फिर वे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इतने थक जाते हैं कि बयान बदल देते हैं। और एजेंसियों पर मुकदमों का बोझ भी तो। हाँ, भारी बोझ होता है, जिससे लिंक एविडेंस अक्सर छूट जाते हैं। लेकिन न्यायपालिका का रुख साफ है, एजेंसी की मजबूरी आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। मतलब साक्ष्य के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा? एकदम नहीं। संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को ही मिलेगा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल मामलों में अदालतें सबूतों के लेके बेहद कठोर हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम पारिवारिक मामलों की तरफ मुड़ते हैं ये कठोरता गायब हो जाती है। हाँ, वहां वे एकदम आधुनिक और व्यवहारिक रुख अपना रही हैं। बिल्कुल। समानता के इस दूसरे स्तंभ को समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक हालिया मैट्रिमोनियल केस देखते हैं। इस केस ने काफी सुर्खियां भी बटोरी हैं। जी, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच इस वैवाहिक विवाद को सुन रही थी। 2017 की शादी है और उनका एक 8 साल का बच्चा भी है। और पति ने तलाक की मांग की थी, क्रूरता के आधार पर। हाँ, क्रुएल्टी के आधार पर। और अगर आप उन आधारों को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पति का कहना था कि पत्नी खाना नहीं बनाती, घर का कामकाज नहीं करती, अरे और तो और वो बच्चे के नामकरण संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। और सबसे ताजुब की बात यह है कि पारिवारिक अदालत ने इन्हीं बातों को आधार मानकर पति के पक्ष में तलाक दे भी दिया था। जी हाँ, दे दिया था। लेकिन पत्नी ने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उस तलाक के फैसले को पलट दिया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पत्नी का पक्ष क्या था इसमें? पत्नी का कहना था कि वो दोनों परिवारों की रजामंदी से मायके गई थी
और पति के परिवार वाले खुद नामांकन में नहीं आए, उल्टा उन्होंने नगद और सोने की मांग की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियां बहुत ध्यान खींचने वाली हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया कि पत्नी द्वारा घरेलू काम ना करना कानून की नजर में क्रूरता बिल्कुल नहीं है। और वो ऐतिहासिक टिप्पणी? हाँ, समय बदल गया है। आप जीवन साथी से शादी कर रहे हैं, नौकरानी से नहीं। ये एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश है। बिल्कुल। अदालत ने जोर दिया कि पति को भी खाना बनाने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बराबर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मध्यस्थता फेल होने के बाद अब कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। पर जो ये वाक्य है कि आप नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, क्या अदालत हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्रूरता की परिभाषा को फिर से लिख रही है? मैं इसे फिर से लिखना नहीं कहूंगी, इसे कानून का इवोल्यूशन कहेंगे। 40-50 साल पहले जब समाज पूरी तरह से रूढ़िवादी था, तब पत्नी का काम से मना करना मानसिक क्रूरता माना जाता था। हाँ, क्योंकि सामाजिक अपेक्षाएं वैसी ही थीं। सही कहा। लेकिन आज समाज बदल चुका है। विवाह अब एक इक्वल पार्टनरशिप है। सुप्रीम कोर्ट बस ये स्थापित कर रहा है कि जो व्यवहार 1980 में क्रूरता था, वो 2026 में क्रूरता नहीं हो सकता। मतलब 21वीं सदी की सामाजिक वास्तविकता को कानूनी रूप दिया जा रहा है। एकदम सही। बिना भुगतान वाले घरेलू श्रम का बोझ सिर्फ एक पक्ष पर नहीं डाला जा सकता। ये लचीलापन वाकई प्रगतिशील है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अदालतें ये आधुनिक नजरिया सिर्फ समाज के लिए तय नहीं कर रही हैं, वे इसे खुद पर भी लागू कर रही हैं। जी, न्यायपालिका के भीतर एक बहुत ही मजबूत संस्थागत आत्मविश्वास यानी इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हमारा तीसरा मामला पंकज पुष्कर बनाम भारत संघ, इसी की एक बेहतरीन वानगी है। हाँ, ये मामला लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना के अधिकार को रेखांकित करता है। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने एनसीईआरटी की किसी किताब को लेकर आपत्ति जताई थी ना? हाँ, कक्षा 8 की पुरानी सामाजिक विज्ञान की किताब, उसमें एक टिप्पणी छपी थी, हाल के निर्णयों की प्रवृत्ति झुग्गीवासियों को अतिक्रमणकारी के रूप में देखने की है। तो याचिकाकर्ता को इससे क्या दिक्कत थी? उनका मानना था कि ये लाइन न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और बच्चों के दिमाग में गलत धारणा पैदा कर सकती है, इसलिए इसे हटाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। बिल्कुल खारिज कर दिया। अदालत का तर्क बहुत सीधा था, ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है और स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। मतलब न्यायपालिका को अति संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसमें जोड़ा कि किसी अज्ञानी व्यक्ति की धारणा न्यायपालिका की चिंता का विषय नहीं हो सकती। ये स्थिति तो मुझे एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरे रेस्टोरेंट की याद दिलाती है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए किसी प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर किसी ने बुरी समीक्षा लिख दी। अब वो रेस्टोरेंट उस समीक्षा को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने बनाए भोजन पर यानी न्याय पर पूरा भरोसा है। बहुत खूब। अदालतें भी आज अपने फैसलों को लेकर इसी आत्मविश्वास से भरी हैं। पर एक कानूनी पेशेवर के तौर पर यहाँ एक बारीक रेखा को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हम कह रहे हैं स्वस्थ आलोचना, दूसरी तरफ है अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये बहुत अहम सवाल है। तो ये स्वस्थ आलोचना और अवमानना के बीच की वो बारीक रेखा आखिर खींची कहाँ जाती है? देखिए, वो रेखा मुख्य रूप से नियत और संस्थागत अखंडता के बीच से गुजरती है। मतलब जब कोई किताब किसी फैसले के कानूनी पहलुओं या उसके सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करती है, जैसे झुग्गीवासियों के मामले में हुआ, तो वो स्वस्थ आलोचना है। और अवमानना कब होगी? अवमानना की रेखा तब पार होती है जब आलोचना फैसले से हटकर जज की नियत या उनके चरित्र पर आ जाती है। जिसे हम स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट कहते हैं। बिल्कुल, जब दुर्भावना से आम जनता की नजरों में न्याय प्रणाली का सम्मान कम करने की कोशिश हो। एनसीईआरटी की किताब का मकसद छात्रों को सवाल करना सिखाना था, अदालत को नीचा दिखाना नहीं। ये नियत और प्रभाव का अंतर बहुत सारी शंकाओं को दूर कर देता है। हाँ, और जब अदालतें खुद इतनी पारदर्शी हो रही हैं, तो वो सरकार और प्रशासन से भी कठोर जवाबदेही की उम्मीद करेंगी ही। बिल्कुल। और हमारा चौथा और आखिरी मामला इसी जवाबदेही पर है। जब बात प्राकृतिक संसाधनों की हो, तो अदालत का रुख एकदम सख्त हो जाता है। जी, ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से जुड़ा सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो मामला है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच का मामला। हाँ, अदालत ने वहां हो रहे अवैध बालू खनन और घड़ियाल जैसे जीवों के आवास नष्ट होने पर खुद संज्ञान लिया। और इसमें अदालत का गुस्सा सिर्फ खनन माफियाओं पर नहीं था। नहीं, उनका सीधा निशाना वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वन, खनन, जल संसाधन और पुलिस विभाग के अधिकारी। मतलब अदालत ने सीधे तौर पर उनकी सुस्ती को जिम्मेदार माना। हाँ, अदालत ने उनकी सुस्ती और निष्क्रियता यानी लेथर्जी एंड इनएक्शन को पर्यावरण विनाश का कारण बताया। और सबसे बड़ी बात, अदालत ने प्रतिनिधिक दायित्व यानी वाइकेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत लागू करने का इरादा जताया है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। ये कानूनी तौर पर बहुत बड़ा कदम है। हम सब ने लॉ स्कूल में वाइकेरियस लाइबिलिटी टॉर्ट्स में पढ़ी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के मामलों में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस सिद्धांत को सरकारी अधिकारियों की सुस्ती पर लागू किया जा रहा है। जी हाँ, अदालत ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों, डीजीपी और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। पर व्यावहारिक रूप से अदालत ये कैसे साबित करेगी कि कोई अधिकारी जानबूझकर सुस्त था?
कई बार विभागों में बजट नहीं होता, स्टाफ की कमी होती है। ये एक जायज चिंता है। तो अंडरस्टाफ्ड होने की मजबूरी और लापरवाह होने के बीच का अंतर कैसे तय होगा? अदालतों को इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करने होंगे। लेकिन अभी अदालत का दृष्टिकोण ये है कि ड्यूटी टू एक्ट में विफलता कोई प्रशासनिक बहाना नहीं हो सकता। मतलब आप सिर्फ जुर्माना लगाकर नहीं बच सकते। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आपकी ड्यूटी जंगल बचाने की है और आप विनाश पर आंखें मूंद लेते हैं तो आप असहाय दर्शक नहीं हैं, आप सह अपराधी हैं। क्या अधिकारी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोई कोशिश की? हाँ, यही देखा जाएगा। क्या फाइलें महीनों तक बिना कारण दबी रहीं? अगर ऐसा है तो उसे सुस्ती माना जाएगा। यहाँ कुछ ना करना ही अपराध है। यानी निष्क्रियता अब कोई कानूनी ढाल नहीं रही। एकदम सही। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो हमने भारतीय न्याय प्रणाली के 4 प्रगतिशील चेहरे देखें। हाँ, सबसे पहले साक्ष्यों के मामले में वो पुरानी और जरूरी कठोरता, जहां बिना मांग प्लस विकृति के फॉर्मूले की सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, पारिवारिक मामलों में आधुनिक नजरिया जो शादी को बराबर के साझेदारों का रिश्ता मानता है। तीसरा, उस अपनी आलोचनाओं को सुनने और स्वीकार करने का वो खुलापन जो लोकतंत्र की पहचान है। और चौथा, पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारी तंत्र की सुस्ती पर वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रहार। और इसीलिए मैं कहूंगी कि कानूनी पेशेवरों के लिए सिर्फ धाराएं रट लेना काफी नहीं है। अदालतों के भीतर जो नई सोच विकसित हो रही है उसे समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, न्यायपालिका सिर्फ लकीर नहीं पीट रही, वो समाज को नई दिशा दे रही है और खुद भी समय की मांग के साथ इवॉल्व हो रही है। सही कहा। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा जिस पर हमारे सभी श्रोताओं और कानूनी दुनिया से जुड़े लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण में अधिकारियों की सुस्ती के लिए उन पर वाइकेरियस लायबिलिटी लागू करने की बात कही है। सोचिए, कल को अगर कोई सार्वजनिक बुनियादी ढांचा ढह जाता है, कोई पुल गिर जाता है या सरकारी अस्पताल की लापरवाही से जान जाती है, तो क्या वहां के अधिकारियों को भी इसी सुस्ती के आधार पर व्यक्तिगत रूप से कटघरे में खड़ा किया जाएगा? इसी सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज के साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे कानून और न्याय की दुनिया के एक और अहम विश्लेषण के साथ। नमस्कार।